साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हरियाणा में हिंसक हुआ जाट आरक्षण आंदोलन। प्रदेश के वित्त मंत्री के घर पर हमला, कार को फूंका गया। पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई, 9 लोग घायल। हालात को काबू में करने के लिए 9 शहरों में बुलाई गई सेना। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर तिरंगा लेकर वकीलों का मार्च। देश विरोधी नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की विधानसभा सदस्यता हो सकती है रद्द। विधानसभा की आचार संहिता समिति ने माना दोषी आप विधायक अलका लांबा के खिलाफ विवादित बयान देने का है मामला। जेएनयू मामले पर अमेठी में राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे। राहुल गांधी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 2 दिन के अमेठी दौरे पर है राहुल गांधी। कन्हैया की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने लौटाई जमानत की अर्जी। कुछ सुधार के लिए अर्जी वापस की गई। सोमवार या मंगलवार को फिर से हो सकती है सुनवाई। और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर और राष्ट्रद्रोह के आरोपी एसएआर गिलानी को जमानत देने से इनकार किया। प्रेस क्लब में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में हुई है गिलानी की गिरफ्तारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। देश की सियासत में आरक्षण के मुद्दे पर वोट की फसल कई बार काटी गई है। हम सब ये जानते हैं कि 1989 के बाद यानी मंडल आंदोलन के बाद देश की सियासत में क्या क्या मोड़ आए हैं। हरियाणा में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। हमारे दर्शकों को याद है कि हरियाणा में आरक्षण के मुद्दे को किस तरह भुनाया गया और खट्टर सरकार ने भी चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर कई वादे किए थे। दरअसल सियासत की मजबूरी यही है कि पहले मुद्दे को उछाला जाता है और फिर सरकारें बन जाती हैं तो वही मुद्दे उनके गले में फंस जाते हैं। हरियाणा में भी खट्टर सरकार के साथ यही होता दिख रहा है। प्रदेश में आरक्षण की आग इस कदर भड़क चुकी है कि उसे काबू में करना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। दिल्ली रोहतक बाईपास के पास हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। इसमें एक शख्स की मौत हुई है और 9 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। भीड़ ने प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हमला किया है। वहीं तोड़फोड़ की खबर भी है और आग लगाने की कोशिश की खबरें भी आ रही हैं। झज्जर में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी फूंक डाली है। इससे पहले रोहतक में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हंगामे के चलते झज्जर और सोनीपत में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस आंदोलन की वजह से रेल और सड़क दोनों रास्ते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई जगह पर जाम के हालात हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हरियाणा में सेना को बुलाना पड़ा है। खबर यह आ रही है कि हरियाणा के 9 शहरों में सेना बुलाई गई है। प्रदेश के डीजीपी यशपाल सिंघल ने यह माना कि भीड़ बेकाबू हो रही है। डीजीपी ने इस सिलसिले में आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की है। इस सब के बीच खट्टर सरकार ने भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्यमंत्री खट्टर ने जाट नेताओं से बातचीत की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर तमाम लोगों से राय शुमारी की जा रही है और जैसा भी हल निकलेगा उस हिसाब से सरकार विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी, बिल लेकर आएगी। पिछले कई दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीए सरकार के समय से जाटों को मिले आरक्षण को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हम सबको पता है, कोर्ट ने कहा था कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण देना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जाट सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम है, उन्हें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। यूपीए सरकार ने जाट आरक्षण लागू किया था और मोदी सरकार ने इसे जारी रखा था। मनमोहन सरकार ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जाति की लिस्ट में जाटों को शामिल करने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र का फैसला कई साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है और उस वक्त कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक
या फिर शैक्षणिक, लेकिन जाट अपने आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी कुछ अलग दलीलें हैं, उन्हें किसी भी हाल में आरक्षण चाहिए। जाटों का कहना है कि इसके लिए वे संविधान संशोधन की मांग तक जाएंगे। इसी मसले पर है आज का प्राइम एजेंडा, लेकिन हम शुरुआत करें इससे पहले बड़ी खबर, जरा ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं। इस मामले को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि हरियाणा के 9 शहरों में सेना को बुलाना पड़ा है। रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, करनाल में सेना बुलाई गई है। हिसार, कैथल, सोनीपत, पानीपत में सेना बुलाई गई है। जाट आरक्षण के चलते कुछ शहरों में कर्फ्यू के हालात है। ये देखिए, रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जो आधिकारिक आंकड़ा है वो ये कि एक व्यक्ति की मौत हुई है इस फायरिंग में, लेकिन जो सूत्र है या जो अनाधिकारिक स्थिति है वो ये बता रही है कि अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। ये अधिकृत आंकड़ा नहीं है। हम अपने दर्शकों को यहाँ बाखबर कर दें, 9 लोग घायल हुए हैं और तमाम हमारे संवाददाता जो अलग अलग जगह से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये आग पूरे प्रदेश में फैल रही है और देश की राजधानी दिल्ली को भी अपनी जद में ले रही है। यानी वो इलाके जो बॉर्डर एरिया हैं, जो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ते हैं, धीरे धीरे जो जाट आंदोलन के गुट हैं वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं और दिल्ली में एक तरह की जो स्थिति है वो बिगड़ने के हालात बन रहे हैं। इधर खबर ये भी आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से कि यहाँ के जाटों ने भी, यहाँ के जाट संगठनों ने भी ये फैसला किया है कि वो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर जाम लगाएंगे और अपनी मांग सामने रखेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा एक तरह से एक बार फिर जाट आरक्षण की आग में जल रहा है। सरकार बैठकें कर रही है, अभी भी हमारी बातचीत हुई, सरकार बैठक और कुछ हल निकालने की तरफ है। मनोहर लाल खट्टर ने यह अपील की है जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के कि जाट बातचीत के रास्ते पर आए। वो आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे का कोई हल खोजेंगे, ऐसी बात वो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर आने की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। बहुत जल्दी से अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज दिल्ली स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ चौधरी वीरपाल जी आज इसके डिबेट में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच के। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से युवा नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज है। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन शर्मा जी हैं आज की इस डिबेट में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हमारे साथ इस डिबेट में हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के प्रवक्ता, हरियाणा इकाई के प्रवक्ता चौधरी खजान सिंह जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। जेटली साहब, सीधा सवाल है आपसे, अगर आवाज आपको मिल रही हो तो सर, कि ये तो वही हुआ जिसका डर था। अब सरकार बैठकें करके बातचीत और निदान की बात कह रही है, अपील कर रही है। हम भी ये चाहते हैं बड़ी संजीदगी से, जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, कि जो जाट गुट हैं अलग अलग जगह जो आंदोलनरत हैं वो आपकी बात सुने और इससे पहले कि और हालात बिगड़े आप स्थिति को काबू में कर लें। लेकिन सर, बात वही है कि वही हुआ जिसका डर था। अब क्या रणनीति है आगे? देखिए राजीव जी, पहले तो इस बात को समझना होगा, आज की जो स्थिति है जिसे आप उग्र स्थिति का नाम दे रहे हैं, इनकी वजहें क्या है। आज की बात कह रहा हूं मैं, कल तक इतनी स्थिति उग्र नहीं थी जितनी आज क्लेम की जा रही है। बावजूद उसके ये स्थिति कब पैदा हुई और इसके पीछे की वजहें क्या है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस के, इंडियन नेशनल लोकदल के जो वरिष्ठ नेता थे वो वहां पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी वहां पर आए और उनके साथ साथ जो उन्हीं की राजनीतिक दल के दूसरे नेता थे वो भी वहां पहुंचे। इस बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया, वो निर्णय लिया गया जो मांग कल तक सभी राजनीतिक दल और जाट संगठन के नेता उठा रहे थे कि विधायक
विधानसभा के अंदर एक बिल लाया जाए जिस बिल में जाट आरक्षण को लेकर चर्चा की जाए। यही मांग आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस वार्ता में इस बात को स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर जाट आरक्षण को लेकर बिल लाया जाएगा। इस मांग को कल तक तो हर तरफ से रखा गया था और जब रखा गया उसके ऊपर सहमति जता दी गई। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व बाहर निकले जो नहीं चाहते थे प्रदेश में जाट आरक्षण का मुद्दा सुलझ सके, जो नहीं चाहते थे प्रदेश में लोग आपसी भाईचारा बनाकर रख सके। उसके बाद इस तरीके के प्रदर्शन। लेकिन मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं, जो भी लोग इस तरीके की असामाजिक तत्व जो इस तरीके की लूट खसोट में या पुलिस पर अटैक करने में लिप्त हैं, उन्हें किसी समाज के साथ जोड़कर ना देखा जाए। वो गुंडे और असामाजिक तत्व हो सकते हैं, वो किसी समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि समाज को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति कभी भी सरकारी। जेटली साहब, अच्छी बात यह है कि आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात से भाव यह निकल रहा है कि कल तक जो प्रदेश के राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री या फिर जो वो मांग कह रहे थे उस पर सहमत थे, आज वो सहमत नहीं है। परोक्ष रूप से आप यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो राजनीतिक दल इस आंदोलन को शह दे रहे हैं। हम आपकी बात अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, तब तो सर ये बताइए कि आपके लिए चुनौती दोहरी है। अब तक आप भी, इससे पहले जब सरकार में नहीं थे, बहुत सारे बार हमने देखे हैं कि जो धरना प्रदर्शन होते थे आप दूसरे तरह की बात कहते थे। अब आप सरकार में हैं, कैसे निपटेंगे और क्या रणनीति है सर? सीधा सवाल यह है, क्योंकि राजनीतिक दलों का संरक्षण हो या वो असामाजिक तत्व हो, लेकिन धीरे धीरे प्रदेश में ये आग सुलग रही है, देश की राजधानी दिल्ली तक ये पहुंच रही है और कल और परसों ये और बड़ी हो सकती है। निपट कैसे रहे हैं दर्शकों को सर ये बताइए। सबसे पहले मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, आज जितने भी नेता थे जो दूसरे राजनीतिक दलों थे, उन्होंने सहमति जताई। माननीय मुख्यमंत्री की बात से वो आश्वस्त थे और उन्होंने ये बात रखी कि विधानसभा सेशन आने तक जाट समाज या वो लोग जो रेल की पटरियों पर बैठे हैं, उनसे आग्रह किया गया कि आप शांति बनाए रखें, आप दूसरे लोगों में बाधा ना उत्पन्न करें, आप प्रदेश को चलने दें। अब ये बात बहुत स्पष्ट है कि सभी राजनीतिक दलों ने माननीय मुख्यमंत्री से अपनी सहमति जताई। अगर इस डिबेट के अंदर उन बातों से अलग हटकर कोई बातें की जाती हैं, तो उससे ये बात जरूर स्पष्ट हो सकती है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी राजनीतिक दल की थी, उससे अलग हटके कोई रणनीति भी हो सकती है। अब बात यहां पे ये आती है कि आपने क्या कार्य करे, आपने क्या कदम उठाए। आज ही हिसार से और जयपुर से आर्मी को वहां से भेजा गया है रोहतक और भिवानी के लिए। रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी काम करने में लिप्त रहा हो या असामाजिक हरकतें कर रहा हो, उससे वो हरकतें ना हो पाए, आम जन को तकलीफ ना पहुंच पाए और एक शांति का वातावरण सेना द्वारा इस प्रदेश में बनाने की पहली मुहिम शुरू कर दी है। और थोड़ी देर में आपको पता चलेगा सेना हर जगह पहुंच चुकी है। ठीक है सर, सेना तो बुलानी पड़ी है जेटली साहब, लेकिन यह भी पूरी तरह साफ है, हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं जो हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, कि यह जो मुद्दा है वो आपके गले की फांस अब बन चुका है। लेकिन आपने जो टिप्पणी की, हम अरविंद भारद्वाज साहब आपके पास आना चाहेंगे। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आप हैं, क्या इशारा समझ रहे हैं आप जेटली साहब का? जेटली साहब आगाह भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस डिबेट में अगर उसके अलग कोई बात जाती है तो हम भूमिका देखेंगे वगैरह वगैरह, एक तरह से दोहरेपन का आरोप वो लगा रहे हैं। क्या जवाब है सर? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जेटली जी इस मुद्दे को और इस समस्या को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों की जो डिमांड है उन्हें पूरी करके इस आंदोलन को निपटाया जा सके। ये तो आंदोलन जाट समुदाय का है। इनेलो तो उसे सपोर्ट करती है, उसे समर्थन देती है, परंतु आंदोलन तो जाट समुदाय का है। हमारा तो सिर्फ सुझाव था सरकार को कि आप सीधा सीधा आप विधानसभा में एक बिल पारित करिए और उस बिल से जाटों को आरक्षण दे दीजिए, समस्या यहीं खत्म हो जाती है और हम उसमें आपको समर्थन देने को तैयार है। परंतु मुख्यमंत्री जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज उस सर्वदलीय मीटिंग के बाद, उसमें कहीं उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि हम सीधा उन्हें आरक्षण देंगे बिल लाकर। उन्होंने ये कहा कि हमने कमेटी बनाई है, 31 मार्च तक वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम
आरक्षण देंगे, ये कहा उन्होंने। तो इसमें तो बहुत फर्क है आपकी बातों में। तो इसलिए इस बात को आप गुमराह मत कीजिए और इस सारे आंदोलन को सिर्फ एक सर्वदलीय मीटिंग तक सीमित मत कीजिए। आपसे जो जवाब मांगा जा रहा है वो ये मांगा जा रहा है कि जाट आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी ने वादा किया था, जनता को भरोसा देकर वोट लिए थे, आज उस वादे का क्या हुआ? क्योंकि आज सड़कों पर दूसरी बात, एक और बात आपने कही कि असामाजिक तत्व इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है साहब भड़का रहे होंगे, पर आपकी सरकार और आपका प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि जिस व्यक्ति को गोली लगी है और जिसकी मौत हुई है, जिस नौजवान की, जिस जाट नौजवान की, वो असामाजिक तत्व नहीं था, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। चाहे आप जांच करा लीजिए या तो फिर आप उन सभी जाटों पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने गोलियां जवान के ऊपर तमंचा से गोली चलाई गई। एक सेकंड सुनिए, गुमराह मत कीजिए। आप इनकी मंशा देखिए, ये बार बार मेंशन कर रहे हैं जाट शब्द, कितनी घिनौनी राजनीति खेल रही है। ये मेंशन कर रहे हैं जाट युवा, आप घिनौनी राजनीति में मत आइए। मत कीजिए आप मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं आपको बोलने की ताकत हो तो बोलिए। आपने सुन लीजिए मेरी बात। आप जाट युवा कह के इस प्रदेश में क्यों जहर फैलाना चाह रहे हैं? मैंने आपको बोला जवान अमित आर्या जी हमारे साथ तमंचे से गोली चलाई, हम आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। गोलियां चलवाई अमित आर्या जिन नौजवानों पर मीडिया सलाहकार सामाजिक तत्व नहीं थे, ठीक है, इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप किसी समाज प्रदेश में इस वक्त बवाल है। अरविंद जी हो गया, क्या बात रखनी है? ठीक है, हो गया राजीव जेटली हो गया। अमित आर्या जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं। अमित जी, हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त प्रदेश में हालात किस तरह के हैं और धीरे धीरे जो स्थिति बिगड़ रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सरकार क्या इनिशिएटिव इस वक्त ले रही है? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये अनुरोध भी और आग्रह भी करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर कोई ऐसी बात ना करें जिससे प्रदेश के हालात सुधरने की जगह बिगड़े, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हालातों को नियंत्रण करने की बात है, तमाम सब जगहों पे सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ आर्मी को भी डिप्लॉय करने की बातचीत हो चुकी है। कुछ जगहों पे आर्मी पहुंचने वाली है, जो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। भिवानी और रोहतक में आर्मी अगले कुछ ही घंटों में वहां पहुंचने की स्थिति है वहां पे। और यहाँ से चंडीगढ़ से दो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर्स, AK सिंह जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और दूसरे मिस्टर संधू, DK संधू जो एडिशनल DG हैं, वो दोनों रवाना हो चुके हैं रोहतक जो स्थिति को नियंत्रण के साथ साथ वहाँ पूरी स्थिति को काबू करने के लिए। इसके अलावा 6 IPS ऑफिसर्स उनकी ड्यूटी लगाई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। DK सिन्हा जींद के लिए रवाना होने वाले हैं, परमजीत अहलावत सोनीपत के लिए, KK सिंधु पानीपत के लिए और KK राव झज्जर के लिए, PK अग्रवाल भिवानी के लिए और OP सिंह कैथल के लिए। ये सब सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं जो कि वहाँ की स्थिति को नियंत्रण के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के लिए और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर तरीके से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास करें विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्मी एंड द सेंट्रल फोर्सेस। CM लगातार संपर्क में है, सारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम सब जितने भी प्रदेश की लीडरशिप है, जितने भी मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं, वो लगातार चीजों को मॉनिटर ही नहीं कर रहे। और केंद्र में भी गृह मंत्री से और सेंटर की जो लीडरशिप है, आपके जो वो हैं क्या कहते हैं रक्षा मंत्री, उन सबसे संपर्क में है जी। और इसके अलावा सरकार ने लगातार अपील की है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उसके अलावा भी इस बीच भी आज सर्वदलीय बैठक हुई है। उस बैठक में भी प्रदेश की भी जो पूरी लीडरशिप है वो किसी भी पार्टी की है, किसी भी पॉलिटिकल सोच के हैं, उन सब ने मिलके आग्रह किया, अनुरोध किया कि प्रदेश में ऐसी कोई बात ना हो किसी भी तरीके की, ये प्रदेश किसी भी तरीके से किसी भी हिंसा के साथ साथ किसी भी जातीय हिंसा में, क्योंकि इस प्रदेश में कभी भी इस तरीके का रहा नहीं है
और अमित जी दो सवाल। एक तो ये कि सरकार ने जो बातचीत की अपील की है उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है अक्रॉस द पार्टी लाइन या फिर अक्रॉस द जाट संगठन? क्या बातचीत के कोई हालात बन रहे हैं? एक, और क्या सरकार की तरफ से कोई नीति स्पष्ट अब तक हुई है? क्योंकि क्या विधानसभा में कोई बिल सरकार लेकर आएगी या सिर्फ कमेटी बनाई जाएगी? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जाट अब कुछ कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। अगर कोई स्थिति सर आप स्पष्ट कर सकें तो। जो बातें आप देखिए, जब ये बातचीत शुरू हुई थी उस दौरान भी जो डेलीगेशन आया उससे बातचीत हुई और यहाँ सीएम साहब से बातचीत करके बिल्कुल संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के साथ साथ यहाँ तक भी बात हुई कि ठीक है आंदोलन को स्थगित करेंगे। उसी दौरान चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की 3 लोगों की टीम बनी और बकायदा उसको डेट दी गई कि भाई आप 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट दीजिए, जिसमें आप पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए कि पिछली बार लास्ट टाइम ऐसे क्या कारण थे, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी या क्या कानूनी केस दिया, कानूनी जिसको कहते हैं लीगल प्रॉब्लम्स थी जिस कारण से ये आरक्षण में दिक्कत आई। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी अपना काम कर रही है जिसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसकी मीटिंग्स के साथ साथ उसके बावजूद आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद फिर जितने भी संघर्ष समिति के लोग हैं। अमित जी यहाँ अरविंद जी एक सवाल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक लंबा तजुर्बा आपका पत्रकारिता का है और पत्रकारीय कौशल आपके भीतर है। इस वक्त आप दोहरी जिम्मेदारी में है मुख्यमंत्री के साथ, आप बतौर मीडिया एडवाइजर तो हैं ही। हम जरा आपकी निगाह से समझना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं, संक्षेप में अगर आप हमें बता सके तो, और इसके बाद हम अरविंद जी का सवाल लेंगे। अमित जी। मैं बिल्कुल संक्षेप में बता दूं कि जो आगामी विधानसभा का सत्र है उस सत्र में विधेयक लाने की बातचीत हो गई है आज सर्वदलीय बैठक में। उसको वहां बैठे तमाम सारे पॉलिटिकल लोगों ने अप्रिशिएट किया, वेलकम किया है। इसके बावजूद इस सारे में देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब इस तरीके की सिचुएशन या इस तरीके की बात हो, समाज प्रदेश का कोई इतना बड़ा वर्ग और समाज कहीं किसी चीज को लेकर आंदोलित या कहीं ना कहीं शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करना चाहिए। जी, मतलब सर हम ये समझें कि सरकार तैयार है आने वाले विधानसभा सत्र में बिल लेकर आने के लिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या तमाम सारे उसमें कह चुके हैं इस बात को कहे हुए तो नहीं। अरविंद जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई स्थिति साफ नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे और फिर आगे देखेंगे, बिल की किसी तरह की बात नहीं कही थी। अरविंद जी यही कह रहे थे आप? जी बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा। ये भी ब्रीफ कर दूं कि वो कमेटी को भी कहा गया है कि जो ये सत्र है इस सत्र से पहले उनको 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। उस कमेटी को भी कहा गया है कि आप इस विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। और दूसरा ये भी कहा है जिसको कहते हैं कि इस विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। और बताइए और क्या बात है? ठीक है, बहुत साफ आप बात कर रहे हैं। अरविंद जी का सवाल ले लीजिए। एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप एक और कह रहे हैं कि हम जाटों को आरक्षण देना चाहते हैं और विधानसभा सत्र में बिल लाकर देंगे, तो फिर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किस लिए? जब आप देना ही चाहते हैं तो आने दीजिए विधानसभा सत्र को, आप दे दीजिएगा। उन कमेटियों को भी कहा गया है कि 31 मार्च तक आप अपनी रिपोर्ट रखिए। रिपोर्ट किस तरह की, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो दोनों ही ऑप्शन है। दूसरी बात, अगर अमित जी अगर सरकार गंभीर है इस विषय को लेकर, क्योंकि इनेलो ये चाहती है कि शांतिपूर्ण माहौल में जाटों को आरक्षण दिया जाए, परंतु आपको एक चीज और करनी होगी, क्योंकि जो गोली खाने से जो जिन नौजवानों की हत्याएं हुई हैं उनको लेकर बजाय आपके प्रवक्ता सहानुभूति दिखाने के वो उन्हें भी अराजक कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके प्रवक्ता राजीव जेटली जी। तो सरकार को इस पर भी गंभीर होना पड़ेगा कि इस तरह के शब्द यूज ना करें, क्योंकि वो पहले ही जो जिनके परिवारों के नौजवान। अरविंद जी संक्षेप में, फिर हम अभी पूरे पैनल को ले भी नहीं पाए। अमित जी छोटी सी टिप्पणी। इनेलो के जो भाई साहब हैं उनका शुभ नाम क्या है? अरविंद भारद्वाज सर। अच्छा, अरविंद जी भाई साहब, मैं इसमें आपको बता दूं, इस सारे में बहुत साफ और स्पष्ट है और बिल्कुल बड़े खुले दिल और दिमाग से बिल्कुल दरवाजे आज भी खुले, इसकी अपील भी की गई है। और भी कोई सुझाव है, चाहे वो अपने खाप के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, चाहे समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा, चाहे जो संघर्ष समितियां हैं उनके द्वारा, आज भी
आज भी मैं पूरे आधिकारिक तौर पे इस बात को कह रहा हूँ जी। और आज भी मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके किसी भी प्रकार की र्यूमर, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात जिससे कि प्रदेश का माहौल खराब हो, आर्या जी, हम सबको मिलके आर्या जी, इस करना चीज का ध्यान बीजेपी के प्रवक्ता भी रखे ना। ठीक है, धन्यवाद अमित जी। हम जानते हैं कि आज आपकी व्यस्तताएं काफी हैं, चूंकि सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है। आगे हम कल फिर आपसे बातचीत करेंगे और कुछ समझेंगे जरा कि किस तरह से सरकार इसका हल निकालने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब जरा हम यहां पैनल में आए, इससे पहले थोड़ा सा हम खजान सिंह जी की एक टिप्पणी जरूर लेना चाहते हैं। खजान सिंह जी, क्या टिप्पणी आप करेंगे? जेटली साहब ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो एक तरह का भितरघात है और जो पूरा समर्थन होना चाहिए सरकार को वो उस तरह का समर्थन नहीं है। हालांकि अभी आपने अमित आर्या जी की भी बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि एक कमेटी बनाई है, लेकिन सरकार एक तरह से डिसीजन ले चुकी है कि इस विधानसभा सत्र में वो आरक्षण को लेकर बिल लेकर आएगी। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं जो नौजवान गोली का शिकार हुआ और आंदोलन की भेंट चढ़ा, और जो दूसरे जिनको गोलियां लगी हैं या जिनको चोटें लगी है, मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। और इसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जाट किसानों को धोखा दे रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा प्रदेश के इनके अध्यक्ष श्री सुभाष बराला, ये लगभग 1 साल पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, और 1 साल से लोगों को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और इन्होंने आंदोलन करने के लिए जाट समाज को मजबूर किया है। और आज जो हालात इस प्रकार के हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं अगर हम विधानसभा में बिल लाएंगे, दूसरी तरफ इन्होंने सेना बुला ली है, और एक तरफ ये गोली चलवा रहे हैं, लाठी इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं सर्वदलीय बैठक में जो फैसला हुआ है अगर हम उस पर अमल करेंगे। तो ये जो दोहरी इनकी करनी और कथनी का अंतर है, वो इनका चेहरा हरियाणा की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जाट किसान बहुत ही सहनशील है। जाट किसान का बेटा जवान के रूप में फौज में सर, वही दोहरेपन का आरोप आप लगा रहे हैं खजान सिंह जी। और हमारे देश की सियासत में, प्रदेश की सियासतों में ये होता रहा है कि हम कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, और फिर जो हम कहते हैं वो बाद में हमारे आगे गले की फांस के तौर पर आ जाता है। सर, एक ब्रेक लेने की मजबूरी है। खजान सिंह जी, आप जो बात कह रहे हैं जेटली साहब से हम जवाब लेंगे। अमित जी ने जो भरोसा दिलाया, हम जरा चौधरी वीरपाल जी से पूछेंगे कि क्या वो काफी है, क्या कॉल ऑफ करेंगे आप अपने धरना प्रदर्शन को या फिर नहीं? और अगर इतनी बड़ी बात है तो सरकार आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं कह रही है? क्या विधानसभा में अगर बिल लेकर आया जाए तो उससे फिर जाटों को आरक्षण मिल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि अगर हम इस लिहाज से देखें तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है जहां के जाटों ने कल ये कहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।